सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में और आने वाली कुछ वीडियोस में हम बात करने वाले हैं स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे दैट वुड बी द फ्यूल्स विच आर यूज्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। देखो, हमारे पास दो टाइप्स के फ्यूल्स होते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। वन इज़ सॉलिड फ्यूल, सेकंड इज़ लिक्विड फ्यूल। अब ये सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल जिन जिन लॉन्च व्हीकल्स में होता है, जिन जिन लॉन्च व्हीकल्स के इंजन्स में होता है, वो इंजन्स कैसे सुपीरियर बन जाते हैं एक दूसरे से, वो हम यहाँ पे देखेंगे। और क्या फ़ायदे हैं सॉलिड फ्यूल के इस्तेमाल करने से, या क्या क्या नुकसान है इस सॉलिड फ्यूल के इस्तेमाल करने से इन लॉन्च व्हीकल्स, एंड सेम फॉर लिक्विड फ्यूल, क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, दोनों के हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो सॉलिड फ्यूल की अगर हम बात करें, चूँकि सॉलिड फ्यूल बहुत स्टेबल होता है और इजी टू हैंडल होता है, बट इसके बाद भी सॉलिड फ्यूल का एक्सक्लूसिवली इस्तेमाल नहीं होता लॉन्च व्हीकल्स के इंजन्स में। ऐसा क्यों? सॉलिड फ्यूल, चूँकि आपको पता है, इट इज़ ईजी टू हैंडल, बट इसके दो प्रॉब्लम्स है। वन इज़ जो इसका थ्रस्ट पर यूनिट मास है, यानी कि टोटल थ्रस्ट जो मिलता है हमें सॉलिड फ्यूल के इस्तेमाल करने से इन केस ऑफ द लॉन्च व्हीकल्स, वो थ्रस्ट बहुत कम होता है। ठीक है, यानी कि 1 किलो के मास में कम थ्रस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड फ्यूल। अगर हम लिक्विड फ्यूल लेंगे, उतना ही मास में, उतने ही मास के लिक्विड फ्यूल में, इतने ही लिक्विड फ्यूल के मास से आपको ज़्यादा थ्रस्ट मिल सकता है। और अगर हम बात करें सॉलिड फ्यूल्स की दूसरी प्रॉब्लम के बारे में, दैट वुड बी कि एक बार अगर आपने ऐसे इंजन को स्टार्ट किया जिसके अंदर सॉलिड फ्यूल्स है, उस इंजन को एक बार स्टार्ट करने के बाद उसको आप फिर से ऑफ नहीं कर सकते टिल द टाइम उसका फ्यूल एग्जॉस्ट नहीं होगा। यानी कि ऐसे तमाम इंजन्स या ऐसे तमाम लॉन्च व्हीकल्स जिनके अंदर आप सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन, एक बार उस इंजन को आपने ऑन किया, उसको आप ऑफ नहीं कर सकते ताकि उसको आप फिर से ऑन करें। यानी उसको आप रेगुलरली अगेन एंड अगेन ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते। एक बार इंजन ऑन हुआ तो बस वो फिर उसी टाइम पे स्टॉप होगा जब तक ना पूरा का पूरा फ्यूल एग्जॉस्ट हो। क्योंकि इस लॉन्च व्हीकल के केस में, ऐसे लॉन्च व्हीकल के केस में जिनमें सॉलिड फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है, इन लॉन्च व्हीकल्स के केस में फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र एक ही चैम्बर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ गए आप? दो प्रॉब्लम्स है। सॉलिड फ्यूल्स स्टेबल और इजी टू हैंडल होते हैं, बट दो प्रॉब्लम्स की वजह से इनका इस्तेमाल कम होता है। पहली बात, इनसे थ्रस्ट कम मिलता है पर यूनिट मास थ्रस्ट जो है दैट इज़ वेरी लेस। सेकेंड प्रॉब्लम इज़ जिन इंजन्स में इन सॉलिड फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है, एक बार ऑन होने के बाद आप उनको फिर से ऑन एंड ऑफ नहीं कर सकते टिल द टाइम ये पूरा का पूरा फ्यूल एग्जॉस्ट नहीं होगा। क्योंकि इस केस में, इस सॉलिड फ्यूल के केस में, फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र एक ही चैम्बर के अंदर प्रेजेंट होता है। Now, despite the drawbacks that we talked about here, that is less thrust and engines cannot be switched on and off again and again, despite these two drawbacks, the solid fuels are still preferred in missiles because of their stability factors. Stability factors की वजह से, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सॉलिड फ्यूल्स इजी टू हैंडल और बहुत स्टेबल होते हैं, और इनकी स्टेबिलिटी फैक्टर्स की वजह से ही सॉलिड फ्यूल को स्टिल प्रेफर किया जाता है मिसाइल्स में। बट ऐसे मिसाइल्स, आपको पता है, थ्रस्ट भी कम देंगे, और ऐसे मिसाइल को आपने एक बार लॉन्च किया तो आपको उसको स्टॉप नहीं करा सकते जब तक ना उसका पूरा का पूरा सॉलिड फ्यूल एग्जॉस्ट हो जाए। नाउ इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिक्विड फ्यूल दैट इज़ बीइंग यूज्ड इन लॉन्च व्हीकल्स। अब ये लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल इसीलिए होता है ताकि ये दो प्रॉब्लम्स जो हमारे पास सॉलिड फ्यूल के केस में थी, उन ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। लाइक थ्रस्ट पर यूनिट मास हमारे सॉलिड फ्यूल के केस में कम था, लिक्विड फ्यूल के केस में थ्रस्ट पर यूनिट मास इज़ मोर। और दूसरी बात, सॉलिड फ्यूल के केस में द इंजन्स वंस स्टार्टेड कैन नॉट बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ अगेन एंड अगेन, बट इन केस ऑफ द लिक्विड फ्यूल्स इंजन्स कैन बी स्विच्ड ऑन एंड ऑफ अगेन एंड अगेन, जो कि बहुत नेसेसरी होता है व्हीकल के मैन्योरिंग के लिए। इन केस ऑफ द लिक्विड फ्यूल्स अनसिमेट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्रोजीन का इस्तेमाल होता है
मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज लिक्विड फ्यूल, ठीक है। और इन केस ऑफ द सॉलिड फ्यूल में RDX हो, HMX हो या एल्यूमिनियम और बेरिलियम का भी इस्तेमाल हो सकता है एज सॉलिड फ्यूल। और आप जैसे आपने यहाँ पे देखा था, फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र दो चीज़ें होती हैं सॉलिड फ्यूल में। RDX हो, एल्यूमिनियम हो या बेरिलियम हो, उनका इस्तेमाल होता है विद सॉलिड ऑक्सीडाइज़र ऑल्सो। और सॉलिड ऑक्सीडाइज़र कौन सा हो सकता है? दैट कुड बी पोटेशियम नाइट्रेट, दैट कुड बी अमोनियम परक्लोरेट। देखो वो चीज़ें जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा घुस नहीं रहा। द मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू हैव टू नो अबाउट द रॉकेट प्रोपेलेंट्स और रॉकेट फ्यूल or the fuels for space exploration is that how solid fuels have advantages and what are the disadvantages associated with the solid fuel, ठीक है। जैसे एडवांटेज में आपने देखा, it is easy to store, easy to handle and is very stable than liquid propellant rockets, yeah, than those launch vehicles which are using liquid fuel। समझ आ गया ना? ठीक है, तो बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है, ज़्यादा कुछ फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको याद रहा तो आगे देखते हैं हम। देखो, आगे हम बात करने वाले हैं क्रायोजेनिक इंजन के बारे में। नाउ व्हाट इज़ दिस क्रायोजेनिक इंजन दैट वी आर गोइंग टू नो। क्रायोजेनिक इंजन के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्रायोजेनिक्स क्या है। क्रायोजेनिक्स एक ब्रांच है फिज़िक्स की, जिसमें स्टडी की जाती है प्रोडक्शन एंड बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स एट लोअर टेम्परेचर्स। बहुत सारे मटेरियल्स का टेम्परेचर लोअर डाउन किया जाता है, उसके बाद उनके बिहेवियर को स्टडी किया जाता है इन केस ऑफ क्रायोजेनिक्स। अब ये क्रायोजेनिक इंजन क्या है? ऐसे इंजन्स जिनमें आप फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र को बहुत ही लोअर टेम्परेचर्स पे रखते हो और उसके बाद उस इंजन में इस फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र का इस्तेमाल करते हो। दैट इज़ कॉल्ड एज क्रायोजेनिक इंजन। In cryogenic engine, liquid hydrogen at -253 degrees Celsius is used as fuel, or liquid oxygen at -183 degrees Celsius is used as an oxidizer। दोनों फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र को हमने लोवेस्ट टेम्परेचर पॉसिबल पे रखा सो दैट हम इनका इस्तेमाल करें हमारे लॉन्च व्हीकल के इंजन में या रॉकेट में, ठीक है ना। अब ये जो ऐसे इंजन्स जिनमें हम फ्यूल और ऑक्सीडाइज़र को लोवेस्ट टेम्परेचर पे रखते हैं, लाइक हाइड्रोजन को -253 पे रखा और लिक्विड ऑक्सीजन को हमने -183 पे रखा, ये फ्यूल्स हमें देते हैं हाईएस्ट थ्रस्ट एज़ कम्पेयर टू द सॉलिड एंड लिक्विड फ्यूल्स जो हमने पीछे डिस्कस किए। अब ये इंजन यानी कि क्रायोजेनिक इंजन्स का इस्तेमाल होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स में। अब ये GSLV या जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स क्या है वो हम आगे देखेंगे। और जब ये क्रायोजेनिक इंजन्स का इस्तेमाल होता है GSLVs में, तो इस वजह से GSLVs बहुत ही ज़्यादा हैवी वेट सैटेलाइट्स को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, यानी कि स्पेस में कैरी करते हैं ये क्रायोजेनिक इंजन्स की मदद से। हमारे जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल्स, जियोस्टेशनरीज या जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स में क्रायोजेनिक इंजन्स का इस्तेमाल होता है। बट इंडिया के पास जब जियोसिंक्रोनस या जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स नहीं थे, तब उस टाइम पे ISRO इस्तेमाल करता था, ये जो हमारे पास था, फ्रेंच गुयाना कोरो। अब ये कोरो ये क्या है? ये कोरो एक स्मॉल टाउन है अटलांटिक कोस्ट में ऑफ फ्रेंच गुयाना, जो कि एक साउथ अमेरिकन ओवरसीज़ डिपार्टमेंट ऑफ फ्रांस है। यहाँ पे एक गुयाना स्पेस सेंटर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, वहाँ पे उनका लॉन्च पैड है। वहाँ से हम हमारी ये हैवी जो हमारी सैटेलाइट्स थी हम वहाँ से लॉन्च करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि हमने GSAT-18 जिसका वेट था 3404 kilograms was launched from this Kourou town which is on the Atlantic coast of French Guiana। तो वहाँ से हमने ये लॉन्च किया था जब हमारे पास GSLVs नहीं थे, क्योंकि हमारे पास GSLVs इसलिए नहीं थे क्योंकि हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन्स नहीं थे। अब हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन्स भी है और जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स भी है, तो इस वजह से हम अब इंडिजिनसली सारे ये लॉन्च कैरी आउट करते हैं।
इन 1991 इंडिया और सोवियत यूनियन ने एक एग्रीमेंट साइन किया। उस एग्रीमेंट के अंदर सोवियत जो स्पेस एजेंसी थी, सोवियत स्पेस एजेंसी, इट वाज टू गिव इंडिया या इंडिया को या आईएसआर, इंडिया की आईएसआरओ को हमें सोवियत यूनियन को हमें क्रायोजेनिक इंजन्स देने थे अलॉन्ग विद द टेक्निकल नो हाउ। यानी कि टेक्निकल नो हाउ का मतलब हुआ कि हमें सब कुछ जो हम क्रायोजेनिक इंजन्स सोवियत यूनियन से लेने वाले थे, रशिया से लेने वाले थे, उस टाइम पे उन क्रायोजेनिक इंजन्स के साथ साथ वो कैसे बनते हैं, उनका कैसा क्या फंक्शनिंग है, उनकी कैसे काम करते हैं, वो सारा नॉलेज हमें हासिल करना था उनसे। 1991 में इंडिया और सोवियत यूनियन ने ये एग्रीमेंट किया था। बट 1993 में जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट बने रशिया के बोरिस येल्त्सिन, तो बोरिस येल्त्सिन ने बोला कि ये एग्रीमेंट को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, जिस एग्रीमेंट के अंडर हमें क्रायोजेनिक इंजन्स मिलने थे फ्रॉम सोवियत यूनियन। उस नए प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन ने बोला कि मैं ये एग्रीमेंट कैंसिल कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इस एग्रीमेंट ने कुछ प्रोविजंस वायोलेट किए हैं मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम यानी कि MTCR के। अब उसके बाद बहुत सारी नेगोशिएशंस के बाद इंडिया और रशिया के दरमियान रशिया ने 1993 में इंडिया को 7 क्रायोजेनिक इंजन्स फिर दे दिए, क्योंकि हम पहले से ही बहुत मतलब हमारा नेगोशिएशन वाला पावर या भीख मांगने का पावर अच्छा खासा था, तो इस वजह से हमने उनको मोटिवेट करा दिया और हमने वहाँ से वो इंजन्स हासिल किए। दैट वाज फॉर द जोक। तो ऐसा कुछ नहीं था, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस हुई थी और उस बेसिस पे डिस्पाइट द फैक्ट कि बोरिस येल्त्सिन ने ये बोला था कि ये एग्रीमेंट के जो 1991 में हुआ था, इस एग्रीमेंट के कुछ प्रोविजंस वायलेट करते हैं, कुछ ये एग्रीमेंट कुछ प्रोविजंस MTCR या मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम के प्रोविजंस को वायलेट करता है, इस वजह से हम इस एग्रीमेंट को कैंसिल करते हैं। तो एग्रीमेंट कैंसिल होने के बाद भी कुछ डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के वजह से रशिया ने स्टिल इंडिया को 7 क्रायोजेनिक इंजन्स 1993 में दे दिए। ठीक है, उसी साल इंडिया ने 1993 में ही ISRO को बता दिया, या हमारी गवर्नमेंट ने ISRO को बता दिया कि भाई तुम लोग अब अपने यहाँ इंडिजिनसली ये क्रायोजेनिक इंजन्स बनाना स्टार्ट करो। और ISRO ने फिर एक प्रोग्राम लॉन्च किया दैट वाज नोन एज क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोग्राम। और इस अंडर दिस क्रायोजेनिक अपर स्टेज प्रोग्राम इन दिस ISRO स्टार्टेड टू मेक दीज क्रायोजेनिक इंजन्स इंडिजिनसली। अब जो हमने ये 7 क्रायोजेनिक इंजन्स रशिया से लिए थे, उनका इस्तेमाल हमने किया अप टू 2013। 2014 से हमने हमारे तमाम जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स में जो भी क्रायोजेनिक इंजन्स का इस्तेमाल किया दैट वायर इंडिजिनसली मेड। सो अब के टाइम पे जो भी क्रायोजेनिक इंजन्स का हम इस्तेमाल करते हैं हमारी लॉन्च व्हीकल्स में, दैट आर एक्सक्लूसिवली इंडिजिनस, हम यहाँ पे वो खुद बनाते हैं। अब हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती फॉर द क्रायोजेनिक इंजन्स। तो बट हमें 1993 में ये रशिया ने दिए थे, जो एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड सोवियत यूनियन इन 1991, जो कि उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी भी हुई थी। लाइक आपको पता चल गया कि बोरिस येल्त्सिन ने बोला था कि जो कि इस एग्रीमेंट की वजह से देयर इज़ ए वायलेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम। सो अभी के टाइम पे प्रेजेंटली हम ये क्रायोजेनिक इंजन्स खुद बनाते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया। चलो अब आगे हम देखते हैं पहले ये MTCR क्या है, और MTCR की मेंबरशिप जब हमें इंडिया को हासिल हुई उसके बाद हमें कौन कौन से फ़ायदे हुए इस MTCR की मेंबरशिप से। पहले हम जानेंगे कि MTCR है क्या, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कब ये बना, और इंडिया को इसकी मेंबरशिप मिलने के बाद अब हमें क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम। अगर आपको पता हो, कोल्ड वॉर के टाइम पे, कोल्ड वॉर मतलब जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में एक आर्म्स रेस और टसल चल रही थी, आर्म्स टसल, उस टाइम पे एक कोल्ड वॉर यानी कि एक्चुअल लिटरल मीनिंग में वॉर नहीं चल रहा था, बट दोनों कंट्रीज़ एक रेस में लगे थे कि किसके पास ज़्यादा हथियार होंगे, और डिप्लोमेटिकली भी उनकी रिलेशंस टिल्टेड होते थे। यानी कि जो अमेरिका का दोस्त होता था वो सोवियत यूनियन से रिलेशंस ख़त्म कर देता था। अब जो सोवियत यूनियन का दोस्त होता था अमेरिका, उससे अपने रिलेशंस ख़त्म करता था।
उसी कोल्ड वॉर के टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मेक श्योर किया कि ऐसी कोई भी कंट्री जो सोवियत यूनियन के क्लोज़र है या उनके साथ उनके अच्छे संबंध हैं, ऐसी हर एक कंट्री को वो कोई भी टेक्नोलॉजी देने से मना कर रहे थे। कौन? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है। अब इसी ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने एक टेक्नोलॉजी डिनायल रजीम बनाई, और इस रजीम में बहुत सारे ग्रुप्स थे, लाइक NSG, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप या वासेनार एग्रीमेंट। ऐसे हर एग्रीमेंट में क्लोज्ड ग्रुप्स बने, और इन ग्रुप्स में ऐसी कंट्रीज़ थी जो अमेरिका के क्लोज़र थी, और ये ग्रुप्स ऐसे ग्रुप्स थे जो अपने से बाहर, अपने मेंबर्स से बाहर किसी को कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं देते थे। इन्हीं को बोलते हैं टेक्नोलॉजी डिनायल कंट्रोल रजीम। ठीक है, या टेक्नोलॉजी डिनायल रजीम। तो इन्हीं टेक्नोलॉजी डिनायल रजीम्स में से MTCR एक, यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम, एक रजीम है। और ये MTCR को अडॉप्ट किया गया था विद द पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग द ट्रांसफ़र ऑफ स्पेस एंड ट्रांसफ़र ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजीज़। यानी कि MTCR जब बना था उस टाइम पे इसका मेन पर्पस ही यही था कि ऐसे ग्रुप्स जो इसके बाहर आते हैं उनके साथ कोई भी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं होगी, टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू स्पेस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू डिफेंस, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं की जाएगी। ऐसी किसी भी कंट्री जिसको ये MTCR की मेंबरशिप चाहिए, उनको अपना स्पेस इंपोर्ट या डिफेंस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ हार्मोनाइज़ करनी होती थी विद द लिस्ट ऑफ गाइडलाइंस जो कि MTCR के अंडर गाइडलाइंस थी, उनके साथ हार्मोनाइज़ करनी होती थी। यानी कि उनको मेक श्योर करना होता था कि जो भी वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं अपनी स्पेस टेक्नोलॉजी या डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ का, उन सारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ को उनको मेक श्योर करना होता था कि दे आर फॉलोइंग द गाइडलाइंस ऑफ MTCR। ठीक है। नाउ अगर आपको पता हो, MTCR के अंदर ऐसे दो लिस्ट थे विच वेयर टू बी हार्मोनाइज्ड बाय एनी कंट्री विच वाज सीकिंग द मेंबरशिप ऑफ MTCR। लिस्ट 1 में it was including rockets, subsystem of a rocket, अनमैन्ड एविएशन व्हीकल्स यानी कि UAVs, ऐसे ही क्रूज़ मिसाइल्स ऑफ द रेंज मोर देन 300 किलोमीटर्स। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, कोई भी क्रूज़ मिसाइल जिसका रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा होगा उसको आपको हार्मोनाइज़ करना होता था विद MTCR गाइडलाइंस, एंड उसकी पेलोड कैपेसिटी मैक्सिमम 500 kgs की होनी चाहिए। रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स या कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज्ड इन डेवलपिंग रॉकेट, सब सिस्टम ऑफ ए रॉकेट, UAV, क्रूज़ मिसाइल या कुछ भी क्रूज़ मिसाइल ऑफ रेंज मोर देन 300 किलोमीटर्स, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी, ये सारे लिस्ट 1 में होती थी। अब लिस्ट 1 की गाइडलाइंस इन सारी चीज़ों पे होती थी और उन्हीं गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना होता था टू गेट द मेंबरशिप। इन लिस्ट 2 देयर आर प्रोपेलेंट्स यानी कि फ्यूल्स जो हम इस्तेमाल करते थे रॉकेट्स में। आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ को कैसे हार्मोनाइज़ करेंगे, एक्सेप्ट कैसे करेंगे ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को, सो दैट यू आर द मेंबर ऑफ MTCR, ये इन्हीं लिस्ट में दिया गया था। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब तक हमारे पास MTCR की मेंबरशिप नहीं थी, हमारे हर एक क्रूज़ मिसाइल की रेंज 290 किलोमीटर्स थी। अब जब हमने MTCR की मेंबरशिप 2015 में हासिल की, MTCR की मेंबरशिप मिलने के बाद ही हमने इन रॉकेट्स की रेंज बढ़ा के 600 किलोमीटर कर दी बाद में। बट चूँकि हम MTCR के मेंबर्स नहीं थे, इसलिए हम इसका रेंज नहीं बढ़ा पाते थे बियॉन्ड 300 किलोमीटर्स। सो आप देख लीजिए, आफ्टर जब हमें 2008 में, आपने ऑलरेडी NSG है जब हमने पढ़ा था, नॉन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जब हमने पढ़ा था, तो उस टाइम में मैंने आपको बताया था कि डिस्पाइट नॉट बीइंग द मेंबर ऑफ NSG, इंडिया वाज स्टिल गिवन ए स्पेशल क्लीन वेवर बाय NSG इन 2008। उस टाइम में जब इंडिया को वो स्पेशल क्लीन वेवर दिया गया था, वो आपको पता होगा, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था आपको,
कि ये क्या है ये स्पेशल क्लीन वेवर। तो ये क्लीन वेवर जब इंडिया को दिया गया था, डिस्पाइट नॉट बीइंग द मेंबर ऑफ एनएसजी, उस टाइम में इंडिया ने एक कमिटमेंट किया था विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इस वजह से इंडिया यूएस न्यूक्लियर कॉरपोरेशन को एक डायरेक्शन मिली थी। किस वजह से? एनएसजी के स्पेशल क्लीन वेवर की वजह से और इंडिया के कमिटमेंट्स की वजह से, कि इंडिया का कमिटमेंट ये था कि हम अपने सारे स्पेस और डिफेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ को हार्मोनाइज करेंगे विद द लिस्ट एंड गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द एमटीसीआर। ठीक है, और 2012 में ये प्रोसेस ऑफ हार्मोनाइजेशन वाज कंप्लीटेड। हमने क्लियरली फॉलो किए सारे गाइडलाइंस को जो कि एमटीसीआर ने दिए हैं, या रूल्स रेगुलेशंस जो भी उनके हैं, सबको हमने फॉलो किया, एंड वी कंप्लीटेड दैट हार्मोनाइजेशन बाय 2012। और इसी वजह से 2015 में इंडिया को मेंबरशिप मिली, किसकी? एमटीसीआर की। इंडिया बना 35th मेंबर ऑफ 35th मेंबर ऑफ दिस एमटीसीआर। अब इंडिया के पास एमटीसीआर की मेंबरशिप होने के बाद अब इंडिया को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो आप देख लीजिए। इंडिया का पहला फ़ायदा ये है कि इंडिया को एक डिसीजन मेकिंग पावर मिला by being the member of this missile technology control regime। अब अक्टूबर 2016 में क्या हुआ? ब्रिक्स समिट कंप्लीट होने के बाद इंडिया और रशिया ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि हम हमारे ब्रह्मोस मिसाइल का रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ा के 600 किलोमीटर कर देते हैं। चूँकि रशिया भी और इंडिया भी दोनों एमटीसीआर के मेंबर्स हैं, ये एक रूल है कि अगर दोनों कंट्रीज़ मेंबर्स हैं एमटीसीआर के, और अगर वो विलिंग है टू हैव कोलैबोरेशंस, देन उस विलिंगनेस से वो अपने मिसाइल्स की रेंज 300 किलोमीटर से बढ़ा सकते हैं, 300 किलोमीटर से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो इसी वजह से उसी गाइडलाइन का फ़ायदा उठा के एमटीसीआर की मेंबरशिप हासिल करके इंडिया और रशिया ने अनाउंस किया दैट दे आर गोइंग टू इंक्रीज़ द ब्रह्मोस मिसाइल रेंज फ्रॉम 290 किलोमीटर्स टू 600 किलोमीटर्स। अदरवाइज़ आपने देखा होगा अब तक के हमारे सारे ब्रह्मोस मिसाइल हो या कोई भी क्रूज़ मिसाइल हो, उसकी रेंज हमने स्टॉप कर दी थी, 290 से ज़्यादा कोई भी नहीं था। अब एमटीसीआर की मेंबरशिप के बाद उसकी रेंज हम बढ़ाने वाले हैं 600 किलोमीटर्स तक। तो इट इज़ बिकॉज़ हम इस एमटीसीआर के मेंबर बने, और इस वजह से देयर इज़ अ गाइडलाइन that if both of the countries are the members of MTCR and are willing to have collaborations, they can increase the range of cruise missiles beyond 300 kilometers, जो कि अभी तक हम नहीं कर पाते थे, मेंबरशिप हासिल करने के बाद कर पा रहे हैं। अब एक बात और, अब MTCR की मेंबरशिप के बाद अब इंडिया कंपैरेटिवली एक बेटर पोजीशन पे है टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। जो मिसाइल्स हमारे पास हैं या हमारे पास बिकॉज ऑफ द कोलैबोरेशन, बिकॉज ऑफ बीइंग द मेंबर ऑफ MTCR, जो अब हमारे पास मिसाइल्स हैं, उन मिसाइल्स की प्रोलिफरेशन को हम रोक सकते हैं हमारे नेबरहुड कंट्रीज़ में बाय ट्रांसफरिंग इट इन द फॉरबिडन कैटेगरी। हम MTCR में ये बता देंगे कि ऐसे मिसाइल्स नहीं, इनकी प्रोलिफरेशन नहीं होनी चाहिए, सो दैट हमारे नेबर्स के पास ऐसे मिसाइल्स ना आए। अब हमारे पास कंपैरेटिवली वी आर एट ए बेटर पोजिशन नाउ, हम ये पॉइंट रख सकते हैं बिकॉज वी आर द मेंबर स्टेट ऑफ MTCR। और एक बात, ISRO कुड बी द बिगेस्ट बेनिफिशरी बिकॉज इस मेंबरशिप से ISRO को कोलैबोरेशंस मिल सकते हैं अदर स्पेस एजेंसीज से, और इस वजह से ISRO को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है फ्रॉम डिफरेंट स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम्स ऑफ अदर स्पेस एजेंसीज लाइक नासा हो, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज हो, वगैरह वगैरह। एक और बात आप याद रखिए, अगर हम बात करें, मैंने आपको बता दिया है कि NSG और MTCR दोनों है, क्या है, दोनों टेक्नोलॉजी डिनाइल रेजीम्स, और टेक्नोलॉजी डिनाइल रेजीम्स होने की वजह से उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है बट बहुत सारी डिफरेंसेस भी है। अगर हम बात करें NSG की, अगर आपके पास NSG की मेंबरशिप है, इस वजह से आपको एश्योरेंस दी जाती है कि भाई अगर आप हमारे मेंबर बनते हो तो हम आपको टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, न्यूक्लियर फ्यूल की एक्सेस दे रहे हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी दे रहे हैं,
स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। अगर आप एनएसजी के मेंबर हो तो आपको इंश्योर किया जाता है ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी। बट इन केस ऑफ एमटीसीआर, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, इसमें कोई गारंटी नहीं। अगर आप एमटीसीआर के मेंबर बनते हो तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई टेक्नोलॉजी दी जाएगी। हाँ, अगर आप म्यूचुअली किसी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो किसी मेंबर कंट्री के साथ तो वो आपको दे दे कुछ, वो अलग बात है। But in case if you're having this MTCR membership, it does not guarantee you any transfer of technology, while as NSG membership में आपको इंश्योर किया जाता है कि आप हमारे मेंबर बनो तो आपको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। So that is how we have concluded this topic for today. कल हम बात करने वाले हैं लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम ऑफ इंडिया के बारे में। उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के लॉन्च व्हीकल्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम ऑर्बिट्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स जो हमारे हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।